Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इन आर PIB इनसाइड सीरीज डेट वुड बी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था थोड़े दिन पहले और इस पर मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था। तो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज द मिनिमम थ्रेशोल्ड्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर फॉर कॉम्बिनेशन यानी मर्जर्स, amalgamations और acquisitions, इनके लिए the threshold limits was changed and it was different for enterprise and group levels। ठीक है, उसका मैंने लिंक आपको PIB का आई थिंक लास्ट लेक्चर में दिया था। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको एक बार ही देख सकते हो। तो न्यूज़ में था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार डिस्कस कर लें। प्लस इसके अलावा लास्ट ईयर 2023 के अंदर देयर वाज एन अमेंडमेंट इन कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट। ठीक है, उसके अंदर अमेंडमेंट थी। डेट अमेंडमेंट हैपनिंग आफ्टर 2002, जब ये एक्ट आया था उसके बाद अब जाके इसकी हमें अमेंडमेंट की गई 2023 के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी टॉपिक में आ सकता है। इसके अलावा हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत ही छोटा रहने वाला है ये टॉपिक बट इंपॉर्टेंट है। जितना भी है उतना को पता होना चाहिए। द लिमिट्स यू नीड टू नो बिकॉज RBI फेज 2 में, इवन इन फेज 1 दिस कैन ईजिली बी आस्क्ड। इवन सेबी या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आया हूँ। थोड़ा सा नीच टॉपिक है, थोड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है। आई नो पीपल नॉट जनरली रीड अबाउट दीज थिंग्स बट आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल इंडिया एज वेल। ठीक है ना, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव द कॉम्पिटिशन एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस कि हमें कॉम्पिटिशन क्यों रखना है, वो उसके नुआंसेस भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कल के जो हमने क्वेश्चंस कराए थे आपको, उनके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा मैं 5 नए टॉपिक्स पे क्वेश्चन लेके आया हूँ एंड ऑल दीज 5 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्रेडिट असिस्टेंस फॉर जन औषधि केंद्रास। ठीक है, जन औषधि केंद्रास यानी जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, PMBJP जिसको कहा जाता है, उसके अंदर जन औषधि केंद्रास बनाते हैं। तो उनके लिए लोन की फैसिलिटी आई गई है, क्रेडिट असिस्टेंस आया गया है। कौन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कितने तक का लोन मिल सकता है, कितने तक का लोन का पैसा इंडिविजुअल खुद से देना पड़ेगा, ये सारा मैंने यहाँ पे पूछा है। उसके अलावा ONDC पे एक मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। ONDC क्या है? ONDC पे मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी बारी समझा चुका हूँ, फिर भी मैं इसके बारे में दोबारा से समझा दूंगा। देन CPI एंड IIP का डेटा आया है, उस पर क्वेश्चन है। एंड एन MOU वाज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट एंड सम अदर इंस्टीट्यूट, जिसको आपको बताना है क्वेश्चन में क्या आंसर है उसका। एंड 5th इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एनवायरमेंट। ठीक है, NAPSC, तो एक नेशनल एक्शन प्लान लेके आया है स्नेक बाइटिंग के प्रिवेंशन के लिए अंडर द वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, तो विल डिस्कस ऑल दिस 5 थिंग्स ऑल्सो। अब कल के एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी लिमिट याद होनी चाहिए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की क्या रहती है, वो यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग बिकॉज एग्जाम में आती है। तो स्मॉल की मैंने पूछी थी, इसका करेक्ट आंसर है कि उनका इन्वेस्टमेंट इससे कम और टर्नओवर इससे कम होना चाहिए। तो माइक्रो की होती है, आई कुड बी रॉन्ग हियर, मुझे अच्छे से याद तो नहीं है बट मैं ट्राई करता हूँ। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, नाउ एसेट, सॉरी नॉट एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। माइक्रो की आई थिंक इज लेस देन शुड बी 1 CR एंड लेस देन 5 CR। दिस इज 10 CR, 10 टाइम्स हो जाता है ये, 50 CR फिर 5 टाइम हो जाता है, मतलब लेस देन 50 CR एंड लेस देन 250 CR। तो ये लिमिट्स रहती हैं। मतलब किसी लेट्स से कंपनी का टर्नओवर 49 करोड़ है बट उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50 लाख है, हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एंड इट कुड बी बोथ सर्विसेज एज वेल गुड्स मैन्युफैक्चरर। तो वो किसके अंडर आएंगी? सो दे विल कम अंडर द मीडियम एंटरप्राइज, नॉट अंडर दी माइक्रो एंटरप्राइज। दो उनकी इन्वेस्टमेंट कम है बट उनका टर्नओवर जो है 50 CR से कम है एंड 5 से ज़्यादा है, मतलब 49 CR की बात कर रहा हूँ, तो वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर फॉल करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कैटेगराइजेशन होता है ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नाउ इट इज़ सेम फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए, इसको आपको रट्टा मानना है इसको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। सेकंड है हमारा संगम डिजिटल ट्विन। तो ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जहाँ पे बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जा रही है। डिजिटल ट्विन का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक डिवाइस जो मैनुअली कहीं पे पड़ी है, डिवाइस या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है,
उसको आप इंटरनेट पे लेके आ रहे हो, मतलब उस पर सेंसर्स लगा के उसका डेटा कैच करवा रहे हो, देन उसको मॉनिटर करवा के उस पर कंट्रोल लेके आ रहे हो। तो ये क्या है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिक डिजिटल ट्विन के अंदर यू आर ट्विनिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस इज डिजिटल ट्विनिंग। देन कम्स ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, नॉट इन 3 स्टेजेस। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो बिल्कुल फैक्चुअल था ये तो। देन थर्ड इज जनरल स्टेटमेंट, जो कि करेक्ट है। इट ब्रिंग्स ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म इनोवेटिव आइडियाज टू टेंजेबल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड सी, ठीक है। अगेन थोड़ा सा मैंने ये ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे थोड़े फैक्ट ज़्यादा है, बट सारे फैक्ट्स यहाँ पे सही हैं। मतलब कि पीएम ई-विद्या के रिगार्डिंग ये सारे एफर्ट्स को यूनिफाई करता है, मतलब बी डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन टू एनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि यार ऐसा ना होना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम एजुकेशन में कोई चीज़ लेके आ रही है और वही सेम चीज़ कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेके आ रहा है। डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज बचने चाहिए, सारे एफर्ट्स को यूनिफाई करना चाहिए और एक जगह पे होनी चाहिए। तो पीएम ई-विद्या का मकसद ही है, इट यूनिफाइज ऑल द एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। देन देयर हैज टू बी 1 ईयर-मार्क्ड टीवी चैनल पर क्लास फ्रॉम क्लास 1 to 12। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सारी करेक्ट है, तो ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। अगला हमारा इंडिया ने विद यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो 4 कंट्रीज से बना है, उनके साथ वी हैव साइंड एन अग्रीमेंट। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट, बेसिकली सेपा काइंड ऑफ अ थिंग। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट काफ़ी टैरिफ लाइन्स रिड्यूस करी है, अराउंड 90% के अराउंड, मोर देन 90% हमने भी करी है, उन्होंने भी करी है, जिसका फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ को रहने वाला है, ठीक है। स्पेशली इन लग्जरी गुड्स जो स्विट्जरलैंड से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले स्टेटमेंट है EFTA के बारे में। EFTA इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन set up in 1960 for the promotion of free trade and economic integration for the benefit of its 4 member states. So there are 4 member states in EFTA. One is Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. ये 4 कंट्रीज हैं EFTA के अंदर। अब उन 4 कंट्रीज में इंडिया का ट्रेड सबसे ज़्यादा किसके साथ है? स्विट्जरलैंड के साथ है, फिर सेकंड पे नॉर्वे है, फिर थर्ड पे शायद से आइसलैंड एंड फोर्थ पे शायद से लिechtenstein। पहले 2 तो कंफर्म है कि पहले स्विट्जरलैंड है फिर नॉर्वे है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। Norway is not the largest trading partner, understand, and it is not followed by Iceland. EFTA market access offer 100% of non-agri products, yes. जो वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उनका जो अपना मार्केट दे रहे हैं इंडिया को, वो नॉन एग्रीकल्चर में 100% हमें दे रहे हैं एक्सेस। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये गलत लग सकता है हमें 100% देख के, वी कैन मार्क इट रॉन्ग, बट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये करेक्ट है, तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। फिफ्थ है थोड़ा सा आई थिंक बहुत आपने सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके टारगेट्स आपको पता होने चाहिए। तो हायर एजुकेशन में हमें ग्रोस एनरोलमेंट कितना करना है? 50% करना है बाय 2035, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड, नाउ विल डिस्कस अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो ये है क्या, व्हाट इज कंपटीशन, है ना। कंपटीशन किस चीज़ को कहते हैं एंड व्हाई कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल देता हूं मैं, लेट्स से कि जो अभी आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो है कोल। एंड अब कोल में सोचो कि कुछ टाइम पहले तक, आई थिंक 1 डेकेड से पहले तक काफ़ी कंपटीशन ज़ीरो था, मतलब कि मोनोपोली थी। अभी भी इनडायरेक्टली मोनोपोली ही है, बट काफ़ी हद तक कम हो चुकी है मोनोपोली। तो मोनोपोली कैसे थी कि सोचो कोल कहाँ से बनता है? माइंस से निकालते हैं। वो माइंस को कोई कमर्शियली यूज़ ही नहीं कर सकता है, कैप्टिव माइनिंग के लिए कर सकता है, मार्केट में कोई कंपनी बेच नहीं सकती है, सप्लाई ही रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। तो सिर्फ एक ही कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ही सिर्फ कोल माइन से निकाल सकती है एंड मार्केट में आगे बेच सकती है, ठीक है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? पहले तो देखो, जो माइंस का रेट मिलने वाला है वो जो गवर्नमेंट पे जाने वाला है, इस स्टेट गवर्नमेंट पे जाने वाला है, माइंस का पैसा जो हम रॉयल्टी भी कह देते हैं, वो कम जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जो खरीदने वाला है माइन वो एक ही है, कोल इंडिया लिमिटेड। वहाँ कंपटीशन बिडिंग हो ही नहीं सकती, वहाँ पे बिडिंग तो एक से ज़्यादा बंदे तब बिडिंग होती है, अकेला आदमी क्या बिडिंग करेगा। एक वहाँ नुकसान होता है। सेकेंड नुकसान ये होता है कि
हम कोल इंडिया लिमिटेड को पता है कि उनके अलावा मार्केट में कोई और कोल दे ही नहीं रहा इंडिया के अंदर, इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, अलाउ नहीं है बिकॉज वहाँ पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा है लेट्स से। तो इंडिया में कोल सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड देगा, तो किस क्वालिटी पे देगा, किस प्राइस पे देगा, वो खुद डिटरमाइन कर रहा है। द कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड इटसेल्फ इज डिटरमाइनिंग द प्राइस, मार्केट इज नॉट डिटरमाइनिंग द प्राइस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो ये नुकसान होते हैं हमारे मोनोपोली के। तो मोनोपोली तो हो गया एक एक्सट्रीम स्टेज ऑफ नो कंपटीशन, बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता रहता है तो मोनोपोली आता है, फिर ओलिगोपोली आता है, फिर परफेक्ट कंपटीशन आता है। परफेक्ट कंपटीशन एक वो स्टेज होती है कि जहां पे कोई भी आदमी एंट्री कर सकता है, मतलब कोई भी कंपनी एंट्री कर सकती है, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, यू कैन एंटर इनटू द मार्केट एंड यू कैन नॉट चेंज द प्राइस, नो कंपनी कैन चेंज द प्राइस, ओनली कंज्यूमर्स एंड यूजर्स कैन डिटरमाइन द प्राइस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, नो बैरियर्स टू एंट्री प्लस एनीबडी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस, ओनली कंज्यूमर्स कैन डिटरमाइन द प्राइस। देन आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर कुछ सेट ऑफ कंपनीज होती हैं जो मे बी आपस में कार्टेलाइजेशन कर लें, जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस का कंट्रोल रहता है, एंड बैरियर्स टू एंट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से बैरियर्स टू एंट्री भी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इट वुड बी आर टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, दीज आर व्हाट, दीज आर टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड देयर इज ओलिगोपोली। किसी एक कंपनी का प्राइस का कंट्रोल नहीं है, बट दे आर ऑल टुगेदर डिटरमाइनिंग द थिंग्स, दिस इज ओलिगोपोली। दे आर नॉट 100% बैरियर्स टू एंट्री हियर, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो होता है बेसिकली स्पेक्ट्रम होता है वो गवर्नमेंट एलोकेट करती है, सो यहाँ पे एज सच इट्स ए नेचुरल रिसोर्स, तो एज सच बैरियर्स टू एंट्री नहीं आ सकते हैं अनलेस गवर्नमेंट अलाउज इट। प्लस बैरियर्स टू एंट्री अब ये कह सकते हो यहाँ पे कि बहुत हाई कैपिटल चाहिए आपको। ठीक है, प्लस जिस मार्जिन पे वो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उस पर कोई नया आदमी आ जाए एकदम से, अनलेस अनटिल बहुत कैपिटल वाला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स होते हैं फॉर, इसी में एक चीज़ होती है लाइक मोनोप्सोनी, ओलिगोपोसोनी। मोनोप्सोनी मतलब कि मोनोपोली में तो दे आर ओनली सिंगल सेलर, मोनोप्सोनी देयर इज ओनली वन बायर, मल्टीपल कंपनीज आर देयर बट देयर इज वन बायर, सिर्फ मैं ही खरीद सकता हूँ वो चीज़ और कोई खरीद नहीं सकता, मैं ही अलाउड हूँ उस चीज़ को खरीदना, तो मोनोप्सोनी होती है। ऐसे ओलिगोपोसोनी सेट इंडिविजुअल्स, सेट ऑफ कंपनीज कैन ओनली बाय। ठीक है, सो कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? ठीक है, ये पढ़ने से पहले देयर इज अ वेरी गुड पैराग्राफ विच यू कैन यूज इन योर एसेज एनीवेयर। दिस इज अ स्टेटमेंट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दे हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, यू कैन रीड एंड कोट इट एनीवेयर। यहाँ से कीवर्ड उठा लो, एसेज वगैरह में आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? बेसिकली क्या करता है ये? इट रेगुलेट्स कॉम्पिटिशन, इट मेंटेन्स कॉम्पिटिशन बाय रेगुलेटिंग agreements or combination orders. So for example, two companies, a very big companies coming together and saying if they are going to fix the price, or let's say two companies are coming together and saying one is कि मैं अपना रॉ मटेरियल सिर्फ एक्स कंपनी को ही बेचूंगी। लेट्स से इंडिया के अंदर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडिया, लेट्स से वर्ल्ड के अंदर गल्फ कंट्रीज डिसाइड कि हम सारा का सारा ऑयल सिर्फ एक ही कंपनी को बेचेंगे। लेट्स से द कतर डिसाइड्स कि उन पे जो ऑयल है दे विल ओनली सेल इट टू द रिलायंस इंडस्ट्रीज, और किसी को वो नहीं मिलेगा। तो इट इज़ अ नॉन कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, बिकॉज बाकियों पे जब वो सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी देन हाउ विल दे वर्क, उनको कहीं और जाना पड़ेगा वो लेने, ऑयल लेने, और जब वो कहीं और जाएंगे उनके गुड्स प्राइसेस बढ़ जाएंगे एक्सेट्रा। इसके अलावा कोई कंपनी अगर डोमिनेंट पोजीशन पे है, लेट्स से सम कंपनी, लेट्स से बहुत ही बड़ी कंपनी है, कुछ भी पकड़ लो, लेट्स से जियो पकड़ लेते हैं, चलो। व्हाट जियो डिसाइड्स कि हम अपने प्राइसेस इतने कम कर दें कि हम सारे कंज्यूमर ले आएँ और बाकी जो कंपनीज हैं वो सस्टेन ही ना कर पाएँ। दिस इज अ प्रेडेटरी प्राइसिंग। आप क्या कर रहे हो, अभी प्राइसेस कम देके बाकियों का नुकसान, बिकॉज आप पे डीप डिस्काउंटिंग का ऑप्शन है। सो ये भी क्या हो गया, एंटी कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ एन एक्टिविटी हो गई। सो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन को नुकसान पहुँचता है, ठीक है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आके उसको सही करता है, ये उनका जनरल ड्यूटी रहता है। ठीक है,
इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किस एक्ट के अंदर बना है, लास्ट ईयर अमेंडमेंट थी वो क्या थी, अभी जो रिसेंट में चेंज है वो क्या, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ. सो it is a quasi judicial body first of all, and it is also statutory body because it comes under the Act of Competition Commission Act 2002, जिसको मैंने 2023 के अंदर किया गया है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स इट ऑल्सो रेगुलेट्स मर्जर्स, एमलगमेशन एंड एक्विजिशन. अब तीनों डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ. पहले तो मर्जर में क्या हो रहा है, दो एंटिटीज आके मर्ज हो रही हैं, एक नई एंटिटी बनाती हैं. जनरली दो एंटिटीज आके मर्ज होके अपनी चीजों करके एक नई एंटिटी बना रही है. अमलगमेशन में दो एंटिटीज आ रही हैं, ठीक है, इसमें से एक सीज हो रही है, दूसरा उसकी सारी एसेट एंड लायबिलिटी कैप्चर कर रहा है. दिस इज अमलगमेशन. एक्विजिशन वो हो गया कि दो कुछ पार्ट हम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लिए, बट दोनों एंटिटीज सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल फेसबुक ने रिलायंस में कुछ शेयर एक्वायर करे, 9% समथिंग शेयर एक्वायर करे रिलायंस जियो के अंदर आई गेस, तो ये एक्विजिशन हो गया. मतलब दोनों एंटिटीज अपने सेपरेट में एग्जिस्ट कर रही हैं. तो ये मर्जर्स, अमलगमेशन, एक्विजिशन में डिफरेंस होता है. अगर किसी मर्जर के कारण कंपटीशन मार्केट में कम हो रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव चीजें हो रही हैं, तो उसको भी कौन रेगुलेट करेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा. ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं, इसको आप रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अबाउट द मेंबर्स, आई थिंक अभी चेयरपर्सन इसकी आई थिंक श्रीमती नवनीत कौर हैं. आई डोंट रिमेंबर हर एग्जैक्ट नेम, मे बी है ना, शायद से वही है इसकी अभी तक अभी चेयरपर्सन जो है. इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. उनको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, यू कैन रीड फ्रॉम हियर. नाउ हियर आर द अमेंडमेंट्स दैट हैव हैपेंड लास्ट ईयर. अमेंडमेंट से रीड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो ये वैल्यू लिखी गई है 2000 करोड़ की, ये चेंज हो गई है अब. ठीक है. ये मैं बताता हूँ, ये थोड़े दिन पहले चेंज हुई है, अब हो गई है 2500 करोड़. ठीक है. 2500 करोड़ हो गई है ये. अरे यार, अब यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला हूं आपको. ये 2500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज के लिए है, ग्रुप के लिए नहीं है. एंटरप्राइज एट इंडिया में जो कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं वो उनके लिए है. एंटरप्राइज लेवल 2500 करोड़. एंड ये एसेट की वो है. ठीक है. वेट अ सेकंड, सॉरी, दिस इज समथिंग एल्स. नो, this is something else. This is not the change that have happened. Basically क्या था मैं बताता हूँ आपको. पहले जो मर्जर्स, एमलगमेशन, एक्विजिशन होते थे, जैसे कंपटीशन कमीशन इंडिया देखता था, वो देखता था ऑन द बेसिस ऑफ इधर कंपनी का मिला के एसेट कितना हो रहा है, टर्नओवर कितना हो रहा है. बट अब क्या देखते हैं कंपटीशन कमीशन इंडिया की जो डील की वैल्यू है, वो डील की वैल्यू कितनी है, क्या वो 2000 करोड़ से एक्सीड कर रही है, नहीं कर रही है. अगर वो कर रही है तो हम उसको जरूर करेंगे. तो डील वैल्यू होती है यहाँ पे. एंड ये सिर्फ ऐसे नहीं कि इंडिया कंपनी में हो रहा है तो ही, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आ रही है तो भी हम उसको डील करेंगे. ठीक है. इट इज अ डील वैल्यू, नॉट एसेट और टर्नओवर. अब इसके अलावा दूसरी कंडीशन रहती है कि एसेट एंड टर्नओवर की, जो रिसेंटली में चेंज की गई है, फॉर अ एंटरप्राइज वर्किंग इन इंडिया टू बी 2500 करोड़ इट्स एसेट्स एंड 7500 करोड़ इट्स टर्नओवर. नाउ देयर आर डिफरेंट केसेस. इट इज डिफरेंट फॉर एंटरप्राइजेज नॉन इंडिया, ग्रुप इंडिया एंड ग्रुप नॉन इंडिया, है ना. तो हम सिर्फ एंटरप्राइज इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी चेंजेस आप पीआईबी के लिंक से देख सकते हो. ठीक है. बट दिस इज द डील वैल्यू, नॉट द एसेट एंड टर्नओवर. ये डील वैल्यू है, डील वैल्यू. ठीक है. उसके अलावा चेंज क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल हैज बीन चेंज्ड. इसके अंदर ये कहा गया कि अगर if a company has an ability to exert significant influence over the management affairs or strategic commercial decisions of an entity or a group is a key factor determining control. ठीक है. कॉम्बिनेशन का इंप्लीमेंटेशन पीरियड कम कर दिया गया है, 200 दिन से 150 दिन कर दिया गया है. ठीक है. सीसीआई के पास किसी को भी कॉम्बिनेशन को कुछ उस पर कमेंट करने से 30 डेज का टाइम, उसके बाद वो डीम अप्रूव्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है. आप पढ़ सकते हो. उसके अलावा अंडर द अमेंडेड लेजिस्लेशन ओपन ऑफर्स एंड शेयर एक्विजिशन एक्सिक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय रेगुलेटरी स्टॉक. मतलब कोई चीज एक्वायर हो रही है तो अगर वो शेयर प्लेटफॉर्म, शेयर एक्सचेंज के थ्रू भी हो रही है तो पहले वो हो जाएगी, इट इज ओके. उसके बाद में दे कैन गेट द अप्रूवल पास्ड.
दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कम्युनिकेशन कमीशन एक्ट इंट्रोड्यूस 3-year लिमिटेशन पीरियड फॉर एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन और रेफरेंसेस रिगार्डिंग अलीज कॉन्ट्रावेंशन अंडर द एक्ट, मतलब कोई अगर कॉन्ट्रावीन कर रहा है एक्ट को तो वो 3 साल तक पता लग जाना चाहिए, ठीक है। फाइनली द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म फॉर एंटरप्राइजेस अंडर इंक्वायरी फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस ऑफ और एंटी कम्युनिटी एग्रीमेंट, सो इट इंट्रोड्यूसेस अ सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म ऑल्सो। तो ये कुछ चेंजेस थे तो 2003 की अमेंडमेंट के अंदर आए थे, जो 2023 की अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। नाउ हियर आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द जन औषधि केंद्रास। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड। ये पढ़ने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद यू शुड रीड PMBGP, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी बारी न्यूज में रह चुकी है, तो ये PIB सूत्र में मिल जाएगी आपको, या फिर संपूर्ण अगर आपने कोर्स ले रखा है हमारा वीडियो या नॉन वीडियो, तो आपको वहाँ पे भी इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो जस्ट रीड अबाउट इट, इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। देन ONDC क्या है मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड राइट प्रैक्टिस स्मोक रेगुलेटरी बॉडीज ONDC, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, जस्ट लिसन टू दैट वीडियो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ONDC एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। एक डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको, जब आप Amazon यूज करते हो, वो सेम Amazon एज अ बायर भी है, सेम एज सेलर भी, मतलब Amazon खोल रहे हो एज अ बायर खोल रहे हो, जो Amazon से सामान बेच रहा है वो भी Amazon के थ्रू ही बेच रहा है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो रहा है। बट ONDC थोड़ी अलग अप्रोच पे चलता है कि बायर की ऐप अलग होगी, सेलर की ऐप अलग होगी। ये एक हिंट था इसको सॉल्व करने का, यू कैन सॉल्व इट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। अगला है हमारा CPI पे, तो इजी क्वेश्चन है, CPI अगर आपने पढ़ा हुआ तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला हमारा MOUP है, इसके लिए आप लिंक खोलना PIB की, जस्ट रीड द हेडलाइंस एंड ब्रीफ बॉडी, यू विल गेट द आइडिया कि इसका आंसर क्या है। इसके बाद है हमारा स्नेक बाइट एनवायरनमेंट पे, प्रिवेंट स्नेक बाइटिंग, तो ये भी अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, यू कैन रीड, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं फॉर यू जनरल अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में रीड कर लेना। इसकी लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं सारी, इसके आंसर्स मैं विद सॉल्यूशंस कल डिस्कस करूँगा, या फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो जस्ट रीड अबाउट देम एंड डोंट फॉरगेट टू comment down all the answers that you have attempted. All the best.